हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमिताभ राजपूत आपका आयुष्मान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग एक नई लेक्चर सीरीज लेके मैं आया हूं। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर क्लास 12th की मैथमेटिक्स को भी कुछ इस तरीके से बताइए ताकि कम समय में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से जो सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ उसकी कुछ बातें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, इस सीरीज़ में सबसे पहली बात, देखिए यहाँ पे सामने आपको लिखा ही है, एक ही वीडियो में चैप्टर खत्म। ठीक है, मतलब हर चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो होगा। तो टोटल क्लास 12th में आपके 13 चैप्टर्स हैं, इसका मतलब 13 वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, 100% कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें हम कोई चीज़ पढ़ा दिए, कोई चीज़ छोड़ दिए। इंक्लूडिंग हम लोग केस स्टडी के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जो इस साल का 2021 का लेटेस्ट सिलेबस है, डिलीटेड सिलेबस है, जिसमें से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर्स डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के डिमांड को देखते हुए आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हर चैप्टर के लिए एक वीडियो आएगा, एक वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और संबंधित क्वेश्चंस को लगाएंगे। उस क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे, प्लस अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न जो है, जैसे 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और आपके जो 5 मार्क्स का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट ईयर्स के, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, मतलब प्रूविंग की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको रिकैपिचुलेट जरूर करवाऊंगा, रिवाइज जरूर करवाएंगे आपको। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर वीडियो के साथ आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये लेक्चर देखने के बाद उस आपको जो असाइनमेंट होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे उसको आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे वहाँ पर लिख सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि फिर उसको व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू या सारे प्रॉब्लम्स को लेके कोई एक प्रॉब्लम सेशन भी हम लोग चला सकते हैं उस पर। ठीक है, साथ ही साथ मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए ताकि हम लोग का जो प्रयास हो सार्थक हो सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये रीच हो सके इन लेक्चर्स की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर 1 है ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिवाइज्ड सिलेबस 2021 के अनुसार आपको रिलेशन एंड फंक्शंस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक्स लिखा है, पहला है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन जो है ना टॉपिक, वो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इस साल आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कौन कौन से टाइप्स आपको पढ़ने हैं? बेसिकली रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ना है, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है, ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ना है और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद फंक्शन आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इस साल आपको 1 फंक्शन पढ़ना है और ऑन-टू फंक्शन पढ़ना है आपको। ठीक है, इतना ही सिलेबस है आपका। बाकी इसके आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है या बाइनरी ऑपरेशन है, वो सब सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करंट जो 2021 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सिलेबस क्या है, वो चीज़ें सिलेबस आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ कि जो CBSE का सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से, इसमें आपको 1+1+1 और +3 मतलब टोटल या तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या 1+1+3 या तो मतलब 1 मार्क्स के 2 और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब 5 to 6 मार्क्स आप मान के चलिए कि रिलेशन एंड फंक्शन से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हटा दी भी गई हैं, तो इसलिए कंटेंट बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इन ए सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी गई है, रिलेशन आर इन ए सेट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब क्या, हालांकि क्लास 11th की बात है बट फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। सपोज आपको एक सेट दे दिया गया 1 2, ठीक है, 1 2 3। अब आपको यहाँ से देखिए एक सेट यहाँ पे आपने बना लिया सेट ए और यहाँ पे एक सेट हो गया ए, मतलब ए से ए में एक रिलेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं।
तो होता क्या है ना, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट को किसी तरीके से आप जोड़ दीजिए, इसको किसी भी रूल से आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिलेशन बोलते हैं। तो जो रिलेशन हमारा होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस ए। मतलब आप सबसे पहले अगर आप ए क्रॉस ए बनाएंगे तो ए क्रॉस ए जैसे इस केस के लिए बनाए हम लोग, सेट ए में 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए आप में आपको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, आपको 1 3 मिलेगा, ठीक है, 1 4 1 3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, और साथ ही साथ हम लोग को और क्या मिलेगा, 3 1 मिलेगा, 3 2 मिल सकता है, 3 3 मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ए क्रॉस ए हो गया। इसी का कोई एक सबसेट मैं बना दूं, इसी का एक कोई सबसेट ले लेता हूं, जैसे मैंने उसमें 1 1 ले लिया और 1 2 ले लिया, ठीक। तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, रिलेशन है। अब अगर ध्यान से देख रहे हो तो जो यहाँ पे हमारा आर है वो क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट हमारा क्या हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। तो व्हाट इज रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन आर इन ए सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखिए चीज़ों को मैं बता तो रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि चूंकि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपके क्या सजेशंस है, क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या बातें आपको अच्छी नहीं लगी, वो सारी बातें आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट किया जा सके, सुधार किया जा सके, ठीक है। तो दस आर इज रिलेशन इज सेट ए मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब कहा जा रहा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए आर बी। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ इस सेट में 1 2 आ रहा है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में आ रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 इज रिलेटेड विथ 2 बाय द रिलेशन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 बिलोंग्स टू आर को लिखा जा सकता है 1 R2। इसका मतलब कि 1 हमारा 2 से रिलेटेड है बाय द रिलेशन आर, ठीक है। और अगर ए बी आर में नहीं है, कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में नहीं आता है, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाई एंड वी राइट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ ए, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ए इज नॉट रिलेटेड विथ बी बाय द रिलेशन आर, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। इस सेट पे ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है। अब देखिए ए बी में इस रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, चलिए मैं पहले 1 के साथ बता देता हूँ। देखिए वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 आना चाहिए। तो अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो -1 आएगा, तो ये 1 2 नहीं आएगा। क्या 1 3 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 1 - 3 तो -2 होता है, तो 1 3 नहीं आएगा। क्या 1 4 आएगा, नहीं आएगा। 1 5 आएगा, नहीं आएगा। 1 6 आएगा, नहीं आएगा। तो 1 के साथ हमारा 1 के साथ स्टार्टिंग वाला कोई भी एलिमेंट आर में नहीं आएगा। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। क्या 2 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 3 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 2 4 आएगा, नहीं आएगा। 2 5 नहीं होगा। 2 6 नहीं होगा। 3 के साथ बात करें, 3 1 यस आएगा, 3 1 आएगा ना, 3 1 आर में आएगा। क्यों आएगा 3 1 आर में, क्योंकि अगर पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये तो डेफिनेशन भी है हमारी कि अगर उसमें इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट a - b इज इक्वल टू 2, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 आना चाहिए, ठीक बात है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो रिलेशन में 3 के साथ क्या आने वाला, 3 1 आने वाला, और कुछ नहीं आएगा। फिर 4 के साथ बात करें तो क्या आने वाला, 4 2 आएगा, और 5 के साथ बात करें 5 3 आएगा, और 6 के साथ बात करें 6 4 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखिए ये भी आपको यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर a - b का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा। इसलिए स्टार्टिंग कितने से की गई है, 3 से की गई है ना। स्टार्टिंग 1 2 से कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा गया कि 3 इज रिलेटेड विथ 1 बाय द रिलेशन आर। 3 1 आर में आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 4 2 भी हमारा आ रहा है आर में, 5 3 भी आ रहा है हमारा, 6 4 भी आ रहा है, ठीक है। और 1 3 तो नहीं है ना रिलेशन में, आप देखिए 1 3 नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 इज नॉट रिलेटेड विथ 3 बाय द रिलेशन आर, ठीक है। इस तरीके से बाकी चीजें लिखी गई हैं। तो आई होप आपको रिलेशन का डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हालांकि क्लास 11 का टॉपिक है, फिर भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। पहला होता है एम्प्टी रिलेशन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वायर्ड रिलेशन इसका नाम होता है। रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वी डिनोट सच अ रिलेशन बाय फाई। देखिए अब अभी आपने कहा कि कोई भी रिलेशन है अगर सेट ए पे डिफाइंड है तो क्या होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं कि जो नल सेट होता है वो तो सभी का सबसेट होता है,
ठीक है। इसका मतलब ये भी जो एक रिलेशन हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पटी रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखिए, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, पहले और दूसरे का डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो आप देखिए कहीं भी पहले और दूसरे का डिफरेंस कभी भी 6 नहीं आएगा, मैक्सिमम नंबर ही 5 तक है। 5 - 1 करेंगे 4 आएगा, 5 - 4 करेंगे 1 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखेंगे अगर, तो किसी का भी डिफरेंस आपको 6 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्लियरली नो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए satisfies the property a minus b is equal to 6, therefore r is an empty relation। r हमारा क्या हो जाएगा, एम्पटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे कि कोई भी सेट होता है ना, वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ए क्रॉस ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। और अभी आपने कहा कि ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट जो होता है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो ये भी तो एक रिलेशन ही है ना। तो ये रिलेशन है और इस रिलेशन का नाम क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसमें जनरली यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग किससे, अगर वो सेट ए पे डिफाइंड है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जितने ऑर्डर्ड पेयर आए हैं सभी को आप सभी का एक सेट बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। द रिलेशन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन को अगर सेट ए पे डिफाइंड है तो हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आई ए से डिनोट करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए एग्जांपल में अगर लूँ 1 2 3, तो 1 1 के साथ जुड़ा होना चाहिए, 2 2 के साथ जुड़ा होना चाहिए, 3 3 के साथ जुड़ा होना चाहिए, और निश्चित रूप से रिलेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि ये ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा। मीन्स यहाँ पे देखिए अगर मैं बना दूँ, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1 2 3, ठीक है। 1 को 1 से जोड़ दें, 2 को 2 से जोड़ दें, 3 को 3 से जोड़ दें। इस तरीके के जो रिलेशन बनता है ए से ए में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं ऑन द सेट ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, जो आपके ये दो बातें तो जस्ट इसको पढ़ने के लिए थी, वो आपको जानना जरूरी था। इस साल क्लास 12th में एंट्री यहीं से है, मतलब पहला जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन आपको कौन सा पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहीं से आपका कोर्स मीन्स एक तरीके से कहा जाए तो चालू होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको हिंदी में स्वतुल्य संबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइए देखते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और इस पे एक रिलेशन मैंने बना दिया। यहाँ पे मैंने कहा कि सपोज 1 1, ठीक है, 2 2 और 3 3, मैंने ये कह दिया, ठीक है, और ये मैंने रिलेशन बना दिया, ठीक। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसके डेफिनेशन को देखिए कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, मतलब उस सेट का सारा एलिमेंट खुद से क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए। अब आपका देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या आता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि सर अभी आपने आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन भी तो यही बताई थी। देखिए अगर पीछे अगर हम लोग देखें आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी था ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में फिर डिफरेंस क्या है। अब देखिए डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जैसे मैंने ये कह दिया ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक, सारे एलिमेंट खुद से एसोसिएट हैं। एक दूसरा रिलेशन में भी मैं बना देता हूँ, सपोज R2 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और मैंने बना दिया 1 1 3 बना दिया, ठीक है। तो ये भी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर सारे जो जिस सेट पे डिफाइंड है उसके सारे एलिमेंट खुद से एसोसिएट तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको रिफ्लेक्सिव कहने में।
तो यही डिफरेंस है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ उतना, अगर 1 2 3 पे करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 ही सिर्फ आएगा, लेकिन इसमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा भी कुछ आ सकता है, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में। तो आप कह सकते हैं कि सारे आइडेंटिटी रिलेशन किसी अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये बात होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहा जा रहा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन वी से दैट आर इज व्हाट, देन दिस इंप्लाइज दैट आर विल बी व्हाट, सिमेट्रिक। ठीक है, क्या मतलब इसका देखिए जरा। मैंने कहा a इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए कभी भी रिलेशन की बात करेंगे ना तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन से सेट पे वो डिफाइन किया गया है। सपोज सेट ए पे एक रिलेशन हम लोग बनाते हैं, r इज इक्वल टू, बना दिया हमने 1 2 2 1, ठीक है, 3 3, ठीक है, और 5 4 कहाँ से आ गया, 3 3 हो गया। ओके, फिर 3 3, देन यहाँ पे मैं एक मिनट रफ कर देता हूँ इसको, 3 3 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये रिलेशन हमारा कैसा है, इस रिलेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उसमें आया, अगर ए बी अगर रिलेशन में है तो निश्चित रूप से बी ए को भी मौजूद होना चाहिए। बस यही दो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए 1 2 आया तो इसका 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो अब क्या आना चाहिए था आपको, 2 1 आना चाहिए था, 2 1 रिलेशन में आना चाहिए था, आया तो है। 1 2 के साथ क्या आया हुआ, 2 1 आया हुआ है। 3 3 आया तो इसका रिवर्स अगर हम लोग कर दें, 3 3 अगर बिलोंग्स टू आर है, इसका रिवर्स भी करेंगे तो वो भी तो है 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो वो भी तो रिलेशन में है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, रिलेशन हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब मैं एक एग्जांपल इसी पे बनाता हूँ, इसी सेट पे बनाता हूँ। सपोज R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बना दिया 1 3, ठीक है, और 1 3 3 1, ठीक है, और मैंने बना दिया 2 3। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, दिस इज नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन। वाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 3 आया तो 1 3 के साथ 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट व्हाट, 1 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 3 1 बिलोंग्स टू आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 बिलोंग्स टू आर, ये तो प्रॉब्लम नहीं। बट देखिए अगर 2 3 इसमें आया है, 2 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आना चाहिए था, 3 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, 3 2 भी आना चाहिए था आर में, है ना। 2 3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट व्हाट, 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 3 2 तो नहीं है, 2 3 आया लेकिन 3 2 तो नहीं आया। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आया ए बी, तो बी ए को आना पड़ेगा। अगर बी ए नहीं आया तो समझ लेना है कि वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज एक रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। किस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए पे डिफाइन कर रहे हैं। सेट ए हमारा कितना है, 1 2 3 है, ठीक है। सेट ए हमारा कितना है, 1 2 3 है। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। तो अगर मैं इस पर आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, वो 1 1 के साथ जुड़ेगा, 2 2 के साथ जुड़ेगा, 3 3 के साथ जुड़ेगा ना, 2 2 हो गया और क्या हो गया, 3 3 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन इस स्टेट पे बनाया ये हमने, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? तो आपका जवाब आना चाहिए यस, ये सिमेट्रिक होगा। क्योंकि अगर 1 1 इसमें आया तो उसका रिवर्स क्या होगा, 1 1 वो भी तो आएगा। 2 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 2 वो भी बिलोंग कर रहा है। 3 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 3 वो भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है किसी सेट पे, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अगला हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में ये स्टैंडर्ड होता है। कहा जा रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जो कि आर में बिलोंग करता है रिलेशन में, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी सी भी बिलोंग करता है, तो अब देखिए बीच वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब इसको आप छोड़ के फिर ए सी उसमें क्या आना चाहिए, ए सी भी आर में आना चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, सपोज ए इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, और इस पे एक रिलेशन में डिफाइन करने जा रहा हूँ, R1 इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 3, ठीक है, और 2 2, मान लिया ये मैंने बना दिया, ठीक। अब देखिए 1 2 आया इसमें, फिर हमें देखना कि क्या आगे ये जो लास्ट जिसपे हुआ 2 पे समाप्त हुआ है, 1 2 तो आया है, क्या फिर 2 किसी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है 2 3 से। 2 3 भी आर में है,
2 3 को भी आपने खोज लिया। अब जब 2 ऑर्डर पेयर इस तरीके से हों कि पहले वाले का सेकंड मेंबर दूसरे वाले का फर्स्ट मेंबर बन जाए, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो अब इसका मतलब अब कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, 2 2 को आप बंद कर दीजिए, मतलब 1 3 भी आर रिलेशन आर में होना चाहिए, 1 3 रिलेशन आर में होना चाहिए। देखिए क्या है, क्या यहाँ पे बिल्कुल है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। इसका मतलब और दूसरे पे भी इसी तरीके के पेयर आपको और खोजने पड़ेंगे। जैसे मैं 2 2 खोज लिया, 2 2 खोज लिया, मान लो 2 2 समाप्त किस पे हो रहा है, 2 पे समाप्त हो रहा है। अब देखना है कि क्या 2 फिर किसी से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल 2 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 2 3 पे स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो अब बीच वाले को आप बंद करिए। तो इसका मतलब मुझे और क्या चाहिए अब इसका मतलब कि मुझे चाहिए कि 2 3 भी आर रिलेशन आर में आना चाहिए, 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो वो तो है ही, 2 3 है क्या, 2 3 है क्या, बिल्कुल है, 2 3 आर है। इसका मतलब ये हो गया, ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट होता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज सेट ए है ए बी सी, ठीक है, और इसमें एक रिलेशन मैंने बना दिया, इस पे आर इज इक्वल टू ए बी, उसमें सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने दे दिया, और आपसे पूछूं मैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आपका जवाब आना चाहिए। जनरली इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आपका जवाब आना चाहिए यस। देखिए क्यों आना चाहिए, देखिए ये कंडीशन आपका ट्रांजिटिव की तब होगी, तब हम लोग ये टेस्ट तब लगाएंगे जब ए बी आए और साथ में फिर बी से जुड़ने वाला क्या आना चाहिए, बी सी भी आर में आए, तब हमें कंक्लूजन निकालना है कि ए सी आना चाहिए। जब बी सी नहीं है तो हमें फिर आगे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ए बी आ गया तो हम कह देंगे कि दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो सेकंड मेंबर आगे फिर किसी से जोड़ता नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ए बी आया और बी सी भी आया तो ए सी को आना पड़ेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं तो कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, इसी पे मैं बना दूं, अगर ए बी बी सी सी, इसी सेट पे मैं डिफाइन कर दूं, जो ऊपर सेट मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू ए बी सी, और मैं पूछूं आपसे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो आपका जवाब आना चाहिए यस। क्यों, क्योंकि देखिए ए फिर ए आगे फिर किसी से जुड़ा नहीं है, ठीक, फिर बी आगे किसी से जुड़ा नहीं, फिर सी भी आगे किसी से जुड़ा नहीं है, तो आगे जुड़ा नहीं है तो मुझे और कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक, अब अगली बात इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इन तीनों चीजों को मिला के कोई भी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, ठीक है, किसी भी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, अगर वो रिलेशन हमारा क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन तब हम बोलते हैं जब हमारा आर क्या हो, इफ आर इज व्हाट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए। दूसरी बात, आर हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, फिर आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, और तीसरी बात आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, आर इज व्हाट ट्रांजिटिव। इन तीनों को मिला के कहा जाता है कि वो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इसके डेफिनेशन को देखिए, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक रिलेशन दे देगा, एक सेट दे देगा, कहेगा कि प्रूव करिए दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस गिवन सेट। तो उसको आप कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप दिखाएंगे क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, क्या वो ट्रांजिटिव है। अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन देखिए, सॉरी एक एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे, इसको आप एग्जांपल नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ये इंपॉर्टेंट बात है, सेट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक मान लीजिए यही प्लेन है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, इसमें ढेर सारी लाइंस खींची गई हैं, चाहे जैसी लाइंस है, बहुत सारी लाइंस है इसमें तो इन्फाइनाइट लाइन खींच सकते हैं हम लोग। तो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, ये प्लेन मान लिया कि मैंने बना दिया, इसमें बहुत सारे लाइंस का ये क्या है, प्लेन है। लाइन कैसी भी हो सकती हैं, इस तरीके के बहुत सारे लाइंस हैं इसमें। ठीक, फिर कहा जा रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन इन ए डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, देखिए इसको पढ़ना आना चाहिए, दो लाइन रिलेशन में तब आएंगी, L1 विल बी रिलेटेड विथ L2 इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आपको शो करना है सो दैट दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद करिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद करिए। रिफ्लेक्सिव में ये कहा गया था कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब जिस सेट पे आप डिफाइंड कर रहे हैं वहां से मैं अगर कोई एलिमेंट उठाऊं, वो खुद से क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए, वो खुद से जुड़ा होना चाहिए बाय द रिलेशन आर। ठीक है,
तो अगर मैं देखिए यहाँ पे ए की जगह क्या है, लाइन L1 L2 है, तो मैं अगर यही डेफिनेशन लगाऊं L1 L2 बिलोंग्स टू L1 L1 लिखना है मुझे, अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हर L1 खुद से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, हर L1 खुद से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना है। L1 L1 बिलोंग्स टू R कब हो पाएगा, जरा इस डेफिनेशन से देखिए। L1 से कब एसोसिएट होगा, जब हमारा L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, तो क्या कभी भी कोई लाइन अपने के परपेंडिकुलर हो सकती है? नो, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कि ये रिलेशन हमारा क्या नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इंप्लाइज दैट, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए हम लोग सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे इसको, सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक कब होता है, AB बिलोंग्स टू R implies that BA belongs to R, BA belongs to R for all A comma B belongs to A। इस डेफिनेशन को देखिए याद रखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन लिखते ही आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये लिखना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि लाइन की बात है तो हम लोग लिखते हैं, चलिए हम एक ले लेते हैं कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो क्या होगा बाय द डेफिनेशन, अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, L1 विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, L2। ठीक है, अब देखिए अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखिए एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है। और अगर L2 परपेंडिकुलर टू L1 आ गया तो यहाँ से इस डेफिनेशन को जरा गौर से देखिए, पहले L1 लिखा है बाद में L2 लिखा है, कब, जब यहाँ पे पहले L1 है फिर बाद में क्या L2 है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, तो अगर L2 पहले लिखा है बाद में L1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, देखिए आप क्या लेके चले थे कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, और आपने क्या दिखा दिया, दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट R इज व्हाट, सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ यहाँ पे चीज़ों को। यहाँ पे हम लोग ट्रांजिटिव की बात कर लेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से उसको दिखाया जा सकता है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रांजिटिविटी इसके चेक करता हूँ, ट्रांजिटिव है कि नहीं। जनरली ट्रांजिटिविटी लिखा जाता है। ठीक है, मैं ट्रांजिटिव से ही काम चला लेता हूँ, ट्रांजिटिव है कि नहीं आइए देखते हैं। ठीक, तो ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन क्या है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है कि अगर AB बिलोंग्स टू R, यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर की जरूरत पड़ती है, एंड BC बिलोंग्स टू R, तो इससे मुझे क्या मिलना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R। ठीक, तो यहाँ पे मैं दो ऑर्डर पेयर लेके चलता हूँ, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये मैं लेके चल रहा हूँ। तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा, L1 L2 का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और L2 किसके परपेंडिकुलर होगा, L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसी लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी हो, ये मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया L1, इसके परपेंडिकुलर में क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, L2, और L3 क्या होना चाहिए, L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो L3 ऐसे ही तो आएगा ना, ऐसे ही तो L3 आएगा ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, L3 हो जाएगा। तो L3 और L1 में क्या संबंध होगा, L1 और L3 तो पैरेलल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट L1 इज व्हाट, पैरेलल टू L3, L1 इज व्हाट, पैरेलल टू L3। तो अगर L1 L3 के पैरेलल आया, परपेंडिकुलर टू आया नहीं, इसका मतलब L1 L3 डजंट बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट L1 L3 डजंट बिलोंग्स टू R। ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू R। L1 और L3 हमारा रिलेशन में नहीं आएगा। और तो देखिए L1 L2 लेके चले थे, L2 L3 लेके चले थे, लेकिन L1 L3 R में नहीं आया, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। और यही हमको प्रूव करना था कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसको आपको ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन ये। कहा जा रहा है लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट R बी अ रिलेशन इन S डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू AB सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, सो दैट R satisfies none of the reflexivity,
सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। मतलब आपको प्रूव करना कि ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना तो ट्रांजिटिव है। तो देखिए जब आपको एकदम कंफर्म पता है कि ये हमें प्रूव करना कि नहीं है, तो एक काउंटर एग्जांपल देना ही सफिशिएंट होता है। ध्यान रखिएगा, काउंटर एग्जांपल देके किसी चीज़ को हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, बट काउंटर एग्जांपल देके इसको डिस्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि सपोज देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरीके से बात करेंगे। 1/2 तो एक रियल नंबर होता है, 1/2 इज ए रियल नंबर, 1/2 इज अ रियल नंबर। यहाँ से कौन से सेट की बात की जा रही है? सेट आर की बात की जा रही है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यस हमारा क्या, यस इज द सेट ऑफ व्हाट, रियल नंबर्स। तो 1/2 क्या है? 1/2 इज ए रियल नंबर। तो अगर उस सेट से हमने लिया है, मतलब 1/2 हमने कहाँ से लिया है? सेट एस से लिया है। तो अगर सेट एस से लिया तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन क्या होती है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1/2 1/2 यस, ये रिलेशन आर में कब आएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? यही तो होती है ना, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो अगर 1/2 हमारा उस सेट में है तो 1/2 से एसोसिएट होना चाहिए। 1/2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, अगर 1/2 कब आएगा? देखिए जब पहला दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4, विच इज फॉल्स, विच इज व्हाट, फॉल्स, विच इज फॉल्स। ये तो गलत है ना, 1/2 1/4 से छोटा थोड़े होता है, 1/2 1/4 से बड़ा होता है। तो दिस इंप्लाइज 1/2 देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इफ यहाँ आप चाहे इफ से स्टार्ट कर दीजिए। इफ 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो ऐसा आएगा विच इज फॉल्स। इसका मतलब 1/2 तो आएगा नहीं। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं आएगा। तो सेट में तो है, वह तो खुद से एसोसिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, सिमेट्रिक हम लोग चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए भी देखिए एक काउंटर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। सपोज मैंने ले लिया, नंबर्स ले लिए मैंने, सपोज 1/2 और 1। ठीक है, 1/2 और 1, 1/2 1 दोनों क्या है? बिलोंग्स टू एस, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोनों तो रियल नंबर हैं। और देखिए 1/2 1 बिलोंग्स टू आर, 1/2 1 बिलोंग्स टू आर। क्यों? बिकॉज 1/2 और 1 रिलेशन आर में आएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 जो हमारा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है किसके? 1 के स्क्वायर से। ठीक है, बिकॉज 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, होता है। तो अगर 1/2 1 रिलेशन आर में आया तो इसका मतलब 1 1/2 को भी आना चाहिए। बट 1 1/2 डजंट बिलोंग्स टू आर। क्यों? बिकॉज क्यों नहीं होगा? बिकॉज 1 इज not less than or equal to 1/4, 1 is not less than or equal to 1/4, therefore R is not symmetric, therefore R is not symmetric। ठीक है, R हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये हमारा ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं देखिए क्या करता हूँ, उसके लिए भी एक काउंटर एग्जांपल हम लोग खोज लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 3 रियल नंबर्स में ले लेता हूँ, 2 -2 और 1। ठीक है, आपका एग्जांपल डिफरेंट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं। 2 -2 1 बिलोंग्स टू एस, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब ये रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 2 -2 बिलोंग्स टू आर, क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर। 2 हमेशा -2 के स्क्वायर से क्या होता है? छोटा है। 2 लेस देन और इक्वल टू 4, सही तो है। और 2 -2 भी आ गया। और -2 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बिकॉज क्यों भाई? क्यों? बिकॉज -2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो अब अगर 2 -2 आ गया और -2 1 आ गया, इसका मतलब 2 1 भी आना चाहिए। बट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, है ना। ये तो डेफिनेशन थी ना। डेफिनेशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और फिर बी सी बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? ए सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? ए सी बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ पे आपका ए सी आर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, बट ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर, ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हाँ, मतलब अगर इसको ट्रांजिटिव होना था तो ए बी आर में आया, बी सी आर में आया, तो ए सी को भी आर में आना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 -2 आया और फिर -2 1 आया, तो 2 1 को भी आना चाहिए था, बट बिलोंग नहीं कर रहा है।
दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यही आपको प्रूव करना था कि आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। और कभी भी आपको कह दिया प्रूव करने के लिए प्रूव करिए कि वो रिलेशन हमारा क्या है, और इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, एक मिनट जरा सा पेज चेंज हो गया। तो अब हम लोग को करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट। इक्विवेलेंस क्लासेस देखना, वो अभी आपने जो पढ़ा वो तो क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है कि एक रिलेशन को कह देगा प्रूव करिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन in a set A and let A belongs to A, then set of all those elements of A which are related to A is called the equivalence class determined by A and it is denoted by A। इस तरीके से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। मतलब ये हो गया कि अगर आपका सपोज कोई सेट है, सपोज सेट ए इज इक्वल टू, हमने 1 2 3 बना दिया और इस पे कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन सपोज हमने डिफाइंड कर दिया। सपोज आर इज इक्वल टू, इस पे हमने डिफाइंड कर दिया सपोज ए इज ग्रेट, इस पे हमने एक रिलेशन सपोज डिफाइंड कर दिया ए इज इक्वल, आर इज इक्वल टू, अभी जैसे हमने वहां पर डिफाइंड किया था ना, आर इज इक्वल टू, सपोज मैं एक सेट ले लेता हूँ 0, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक, और एक मैं इस पे रिलेशन एक डिफाइंड कर देता हूँ। सपोज आर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, तो ऐसा लिखा जाता है। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या है, देखिए जरा ध्यान से, कि अगर एक कहा जा रहा है लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए, पहली बात आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए, ठीक है, ए बी एलिमेंट का जिसका इक्विवेलेंस निकालना है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता होगा, और उसके साथ कौन से एलिमेंट जुड़ने वाले हैं उसके इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा, बी आएगा। बी भी कहाँ से आएगा, उसी सेट से आएगा, सच दैट ए बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। तो पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इक्विवेलेंस है कि रिफ्लेक्सिव चेक करना, मान लिया कि इसमें इक्विवेलेंस क्लास, अगर हम पहले तो हमें पता होना चाहिए ना इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मैंने देखिए ए कब बिलोंग करेगा आर में, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 2, ठीक, और a माइनस ए क्या होता है, 0, 0 इज डिविजिबल बाई 2 विच इज ट्रू, 0 इज डिविजिबल बाई 2 विच इज ट्रू, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, सिमेट्री के लिए देखिए क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो मतलब माइनस इसके आगे लगा दें, a माइनस बी, कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। माइनस टाइम्स a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, और माइनस टाइम्स a माइनस बी को क्या लिखोगे, b माइनस ए, b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, और अगर b माइनस ए डिविजिबल बाई 2 आ गया तो इसका मतलब b ए क्या हो गया, बिलोंग्स टू r हो गया। ठीक है ना, यहाँ के डेफिनेशन से देखिए, अगर यहाँ पे b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2 तो आप क्या लिखेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। इसी तरीके से आप देख लीजिएगा इसको ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव आपको चेक कर लेना है। ठीक, अब हमें निकालना, देखिए हमारा फोकस यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना, 0 का इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट के निकालते हैं हम लोग, वो एलिमेंट भी कहाँ का होगा, सेट का होगा। तो मुझे 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसमें वो एलिमेंट, पहली बात एक सेट होता है, इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का एक सेट होता है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट, उसकी क्या खास बात होगी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे ए कितना है, 0 कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक, अब 0 कामा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा, डेफिनेशन जरा देखिए, 0 कामा बी, यहाँ से डेफिनेशन देखिए,
तो अगर हम लोग लिखें कि 0, b बिलोंग्स टू R, तो डेफिनेशन क्या हमारी है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 0 माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, 0 माइनस बी इज व्हाट, डिविजिबल बाई 2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, माइनस बी, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 2, माइनस बी इज व्हाट, डिविजिबल बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमें बी एलिमेंट कहाँ से लेने, यहीं से लेने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 0 रखूँ, बी की वैल्यू कितना ले लेता हूँ, 0, बी की इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूँ, 0, तो क्या माइनस 0 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। बी इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू मैं कितना ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ। तो क्या माइनस 1 डिविजिबल बाई 2 है, नो, ये तो डिविजिबल बाई 2 नहीं है, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंस क्लास में, 0 के इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएगा। मैं b इज इक्वल टू कितना ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो क्या माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 2, यस, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। मैं b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 3, तो क्या माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 2, नो, ये नहीं आएगा। मैं b इज इक्वल टू कितना ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 4, तो क्या माइनस 4 इज डिविजिबल बाई 2, यस, तो ये आएगा। b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 5, तो क्या माइनस 5 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नहीं आएगा। b इज इक्वल टू 5 हमारा नहीं आएगा। इसी तरीके से b इज इक्वल टू 6 हमारा इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, b इज इक्वल टू 6 हमारा इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब 0 की इक्विवेलेंस क्लास की बात करें अगर, तो हमारा 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गया हमारे पास, हमारा जो 0 का इक्विवेलेंस क्लास है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे हमारा 0 आ गया, और कौन आ गया उसके साथ, 2 आ गया, फिर कौन सा आ गया, 4 आ गया, और फिर कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, 0 का इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट कोर्स एग्जाम्पल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आर बी ए रिलेशन इन ए क्रॉस ए। ध्यान रखिएगा, अब की बार, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा वो ए से ए में पढ़ा, अब की बार जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए से कहाँ पे है, ए क्रॉस ए में है। ठीक है, ये अंतर है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और किस तरीके से डिफाइंड है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे, इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे देखेंगे, अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, अभी तक हम लोग लिखते थे ए बिलोंग्स टू आर, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इज रिलेटेड विद ए बी इज रिलेटेड विद ए बी इफ कब रिलेटेड होगा, जरा इस डेफिनेशन को देखिए। ये डेफिनेशन क्या कर रहा है कि दो ऑर्डर पेयर तब रिलेट होंगे जब पहले और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप करिए, इफ ए बी इज रिलेटेड विथ ए बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल पहले चौथे का सम इज इक्वल टू दूसरे और तीसरे का सम, ठीक है, इज इक्वल टू बी प्लस ए, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, विच इज ट्रू, क्योंकि जो हमारा ए बी है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा ए बी हमारा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आ रहा है, जो कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, विच इज ट्रू। ठीक है, विच इज ट्रू, देयरफॉर आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, सिमेट्रिसिटी इसकी चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट ए बी इज रिलेटेड विद सी डी, लेट ए बी इज रिलेटेड विद सी डी, ए बी हमारा सी डी से कब रिलेट हो पाएगा, तो हमारा देखिए लेट हम लेके चल रहे हैं कि लेट ए बी इज रिलेटेड विद सी डी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जरा ध्यान देखना है, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो क्या आना चाहिए, सी डी इज रिलेटेड विद ए बी आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब पहले और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर हो, मतलब हमको क्या देखना है, सी प्लस बी देखना है। तो एक काम करते हैं, जो राइट वाली चीज़ है उसको लेफ्ट में लिख देते हैं, मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ए प्लस डी। अब क्योंकि ए बी सी डी सब नेचुरल नंबर से कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो बी प्लस सी को मैं सी प्लस बी लिख सकता हूँ और ए प्लस डी को मैं डी प्लस ए लिख सकता हूँ। अब अगर सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सी डी इज रिलेटेड विथ ए बी, क्योंकि देखिए फर्स्ट और फोर्थ का सम सेकंड और थर्ड के बराबर आ गया। ठीक है ना, सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, तो ये ए बी रिलेटेड टू सी डी हम लोग लेके चले थे और हमने क्या दिखा दिया, सी डी इज रिलेटेड विथ ए बी, देयरफॉर this implies that R is what, symmetric, this implies that R is what, symmetric। तो R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं कि R हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, R is ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिविटी इसकी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट ए बी इज रिलेटेड विथ सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड विथ ई एफ, एंड सी डी इज रिलेटेड विथ ई एफ। और हमें लास्ट में दिखाना क्या पड़ेगा कि अगर ए बी इज रिलेटेड विथ ई एफ हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम ऐसे ही तो करते थे ना कि जब ए से ए में डिफाइंड होता था तो हम कहते थे कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। अब की बार ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, इसलिए ए ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ए बी इज रिलेटेड विद सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड विद ई एफ, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो उसका क्या फायदा उठाने वाले हम लोग, पहले और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के बराबर होगा। और एंड सी डी इज रिलेटेड विद ई एफ से हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर होगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 हम लोग कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, d कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और क्या कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, a प्लस एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, b प्लस ई आ जाएगा। और a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस ई, मतलब a तो हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, f क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर, एफ हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बी हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ए बी इज रिलेटेड विथ क्या आ गया, ई एफ आ गया। तो देखिए ए बी रिलेटेड विथ सी डी एंड सी डी रिलेटेड विथ ई एफ लेके चले थे हम लोग, और दिखा दिया ए बी इज रिलेटेड विथ ई एफ। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव, आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसमें देखिए एक पार्ट और है कि आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन्ड बाई 2,5, 2,5 से जो इक्विवेलेंस क्लास डिटरमिन होना उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एरिया रफ कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंस क्लास की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इक्विवेलेंस क्लास की, इक्विवेलेंस क्लास इसका क्या होगा या किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2,5 का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें हमको ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, ए बी बिलोंग्स टू व्हाट, ए क्रॉस ए सच दैट व्हाट, देखिए अभी इक्विवेलेंस क्लास की अपने डेफिनेशन भी पढ़ी, सच दैट हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, सच दैट, एक सेकेंड, हाँ सच दैट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2,5, एक मिनट, ठीक है, सच दैट हम लोग क्या लिखने वाला है, 2,5 इज रिलेटेड विथ ए बी, मतलब हमको ये देखना है कि उस रिलेशन के तहत और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर 2,5 के साथ जुड़ेंगे, ये हमको खोज के दिखाना है। ठीक है, देखिए अगर डेफिनेशन लगाए यहाँ से ए बी इज रिलेटेड विथ सी डी, तो डेफिनेशन क्या है, पहले और चौथे का सम दूसरे और तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या है 2 और चौथा क्या है 2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5 प्लस ए आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 5 का मतलब -3 आना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जगह की कमी है थोड़ी, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास हम लोग बनाने जा रहे हैं। चलिए 1 के साथ देखिए वो सब चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं जिसमें पहले और दूसरे का डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो 1 के साथ क्या आएगा, 1 2 तो नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 आएगा, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, -3, इसमें 1 4 आएगा। ठीक है, फिर 1 5 नहीं आएगा, 1 6 कुछ नहीं आएगा, 2 के साथ 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 के साथ क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। ठीक है, 2 के साथ क्या आएगा, 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा, -3, फिर कुछ नहीं आएगा। 3 के साथ कौन आएगा, 3 और 6 आएगा। ठीक है, 4 के साथ कौन आएगा, 4 के साथ 4 और 7 आएगा। ठीक है, 5 के साथ क्या आएगा, 5 और 8 आएगा। ठीक है, और 6 के साथ क्या आएगा, 6 और 9 आएगा। ठीक, और कुछ आएगा इसमें, और कुछ 7 के साथ 7 और 10 आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 5 का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से रिलेशन वाला टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग फंक्शन में आ जाते हैं। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, मैं बस इसको जल्दी से मैं बता देना चाहता हूँ। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन-एम्प्टी सेट, देन ए रूल विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू a यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाई fx ऑफ b कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम a टू b। यहाँ पे एक सेट a है हमारा और यहाँ पे एक सेट b है।
ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि सेट ए के मतलब कुछ एलिमेंट में लिख देता हूं, सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। पहली बात, चाहे जैसे एसोसिएट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेट ए पे ध्यान देना, सेट बी से कोई मतलब नहीं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सेट एसोसिएट होने का मतलब यहां से एरो जा रही हो, एक किसी के वन किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, टू भी किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, थ्री भी किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, फोर भी किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए। अब दूसरा कंडीशन है कि इज एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी का मतलब क्या है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट से जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए इस तरीके की कंडीशन अगर कभी आ गई आपकी 1 2 ए बी सी, मान लीजिए 1 ए के साथ भी जुड़ जाए, 1 बी के साथ भी जुड़ जाए, तो ये फंक्शन नहीं कहा जाएगा बल्कि ये रिलेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो दो ही कंडीशन ध्यान में रखना है। यहाँ पे पहली बात सारे की इमेज मिलनी चाहिए, सारे एलिमेंट की, सेट ए के सारे एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए। जैसे मैं खाली ऐसे बना दूं मान लिया, तो देखिए टू की इमेज ही नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये जो वाला जो रिलेशन है ना वो फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और ये भी हमारा जो हमने सेट ए से सेट बी में ये रिलेशन बनाया, ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है, बल्कि इसको भी मिला दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज मिलने वाली है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी के एलिमेंट होते हैं ना वो इमेज कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ए वन की क्या है, इमेज है, ए इज द इमेज ऑफ वन अंडर एफ। ठीक है, ए इज द इमेज ऑफ वन अंडर एफ। इस बात को मैं लिखता हूँ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए लिखेंगे, तो हम पढ़ेंगे ए इज द इमेज ऑफ वन अंडर एफ पढ़ते हैं। तो ये हमारा, और वन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन इज द प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ। अगर ए वन का क्या है, इमेज है, इसका मतलब वन ए का क्या है, प्री इमेज है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इसको। इस साल का जो टॉपिक है वो पढ़ना है आपको 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंजेक्टिव प्रूव दैट दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट बी है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी सी। अगर 1 ए से जुड़ जाए, मान लिया अगर 2 सी से जुड़ गया, 3 बी से जुड़ गया, तो एक एलिमेंट एक से जुड़ा है, एक एलिमेंट एक से जुड़ा है। डिफरेंट सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट क्या मिल रही है, इमेजेस मिल रही है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को देखिए मैथमेटिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिकली हम कहेंगे कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1 इफ एफ ऑफ x2 इम्प्लाई एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब है कि अगर दो एलिमेंट की इमेजेस बराबर हैं, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट भी क्या है, बराबर होने चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया n से n में, सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो देखिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। तो एफ ऑफ x1 बाय द डेफिनेशन क्या आएगा, 2x1, और एफ ऑफ x2 कितना आएगा, 2x2 आएगा। दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यही तो डेफिनेशन थी, हम लोगों को लेके चलना है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और अगर हमने प्रूव कर दिया दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा मैं इसका और भी एग्जांपल ले लेता हूं, या ग्राफिकली भी इसको हम लोग एक ग्राफिकली में भी मैं आपको दिखा सकता हूं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3x प्लस 1 आपने ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ले लिया। तो अगर इसका हम लोग क्या खींच दें, ग्राफ खींच दें। ठीक है, तो इसका ग्राफ मतलब कैसे खींचेंगे, ये कौन से एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, -1/3 पे कट करेगा। ठीक, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक, दिस इज द ग्राफ ऑफ। अब देखिए 1 फंक्शन का मतलब ये हो गया कि x की एक वैल्यू मान ली यहाँ से मैंने लिया, तो y की कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली। यहाँ से मैंने एक वैल्यू लिया x की, तो कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली। यहाँ से एक वैल्यू लिया x की, कोई एक वैल्यू लिया, तो y की कितनी वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे जब आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लेंगे तो यहाँ पे, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लेंगे, तो कोई भी फंक्शन जो होता है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, है ना, अगर उस फंक्शन का dy/dx क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0 मिल गया, dy/dx क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, या dy/dx हमारा क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ठीक है,
तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो मिल जाए या dy बाई डी एक्स हमको क्या मिल जाए, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो मिल जाए। ये दोनों का मतलब होता है फंक्शन हमारा या तो स्ट्रिक्टली क्या ऐसे इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली ऐसे क्या है डिक्रीजिंग है। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एक्स की लेंगे तो वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। जैसे इस फंक्शन को मान लीजिए कि मैं एफ फ्रॉम आर टू आर, इस फंक्शन को मुझे चेक करना और मैं 1 1 के डेफिनेशन को नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका 3 हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया 1 और 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0 हो गया। तो विच इज व्हाट पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मिल गया। इसका मतलब कि ये हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन को हम लोग, जैसे मान लिया कि एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज एक फंक्शन मैंने लिया एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर और डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा हमारा, एफ डैश एक्स आएगा 2x आएगा, ठीक है। तो जब x में अगर निगेटिव लूंगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 निगेटिव लूंगा, तो उस समय एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, उस हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा। और जब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, मतलब जब हमारा x बिलोंग करेगा 0 टू इन्फिनिटी, तो उस हमारा जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ देर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कुछ देर इंक्रीज कर रहा है। ऐसा ग्राफ मैंने अगर बनाए तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला बनता है, तो नेगेटिव में ऐसा इधर डिक्रीजिंग बनेगा, इधर इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं 1 लूंगा तो 1 की इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, लेकिन -1 लूंगा तो भी उसकी इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इसका मतलब कि डोमेन के दो, यहाँ पर डोमेन का मैंने 2 पॉइंट लिया, कौन कौन सा, यहाँ पे लिया -1 और 1, -1 की भी इमेज क्या मिल रही है 1 और 1 की भी इमेज क्या मिल रही है 1। तो ये फंक्शन 1 1 ना होकर बल्कि क्या हो जाता है, मेन इवन हो जाता है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन इवन फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, वही है मेनी वन फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन if two are more than 2 elements in A have the same images in B। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन बनाया गया है सेट A से सेट B में, सपोज एक फंक्शन बनाया गया है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप तो -1 की इमेज भी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 1 की इमेज भी क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो समझना है कि डोमेन के अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेजेस मिल जाती है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑन-टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन या फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी ऑन-टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इन बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन ए, thus f is onto, then for each y belongs to b there exists at least 1 element x belongs to a such that y is equal to fx, also f is onto then range of f is equal to b। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मैं 1 बाई 1 समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक सेट ए बनाया हमने, एक यहाँ पे मैंने सेट बी बनाया, ठीक है, एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया। यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करवा दिया। तो ये फंक्शन तो हो गया। लेकिन देखिए अगर मैं बात करूं कि क्या ए की प्री इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। कौन कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मिल रहा है। बी की अगर प्री इमेज की बात करूं तो बी की प्री इमेज कौन है, 3 है। क्या सी की कोई प्री इमेज मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो सी का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो दिस इज नॉट ऑन-टू, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सेट लिखा रहेगा जिसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। को डोमेन के हर एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। को डोमेन के हर एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन-टू फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे देखिए एक ऑन-टू में बना के अगर दिखाऊं अगर आपको, सपोज 1 2 3 ए बी सी ऐसे वाले यार मैंने बना भी दिया, ठीक है, इस तरीके से बना दिया, इसको बना दिया और इसको मान लिया मैंने इस तरीके से बना दिया। सेट ए से सेट बी तक एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिए ए की प्री इमेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्या बी की प्री इमेज मिल रही है, प्री इमेज समझ रहे हैं ना, बी की प्री इमेज कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या सी की प्री इमेज मिल रही है, यस। तो इसका मतलब को डोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा इस समय अगर हम लोग रेंज की बात करें, इसके रेंज की बात करें तो रेंज समझते हैं क्या होता है। 1 की इमेज कितनी मिली, ए, तो ए हमारा रेंज में आ जाएगा। 2 की इमेज क्या मिली, ए, वो भी रेंज में आ जाएगा। 3 की इमेज क्या मिल रही है, बी, और 4 की इमेज क्या मिल रही है, सी। तो रेंज हमारा कितना हो गया, ए बी सी। और जो हमारा को डोमेन है, को डोमेन मतलब दूसरे वाले सेट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं। को डोमेन हमारा कितना, सेट बी है और वो भी कितना है, ए बी सी है। तो आप देख रहे हैं जब फंक्शन हमारा ऑन-टू होगा ना तो उस समय हमारा जो रेंज होता है ना वो को डोमेन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, को डोमेन। तो कभी कभी इसी डेफिनेशन से हम लोग प्रूव कर देते हैं कि अगर रेंज इज इक्वल टू को डोमेन आ गया तो हम कह देते हैं फंक्शन हमारा क्या है, ऑन-टू है। या हम लोग ये इसमें देते हैं, इसमें हम लोग ये सपोर्टिव मटेरियल ये बताते हैं
कि अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट की क्या मिल जाए, प्री इमेज मिल जाए, तो वो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, अनटू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड लेट e बी द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, f फ्रॉम n टू e डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो देखिए यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये लिखा है ना, y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको फंक्शन को अनटू प्रूव करना है, एक तो तरीका है कि अगर आपको रेंज निकालने आता है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दिखा दीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूँ कि पहले देखिए y इज इक्वल टू 2x लिखा है, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको y इज इक्वल टू लिख दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए हम लोग कहने वाले हैं कि y हमारा क्या है, देखिए y कहाँ से लिया गया है, e से यहाँ से लिया गया। e क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। y हमारा अगर इवन नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू कोई इवन नंबर है, तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई इंटीजर ही तो आएगा। और हमारा x कहाँ से लिया गया है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से लिया गया है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से लिया गया है। और e हमारा क्या, लेट सेट बी द ऑल, लेट e बी द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब समझ रहे हैं, मैं देखिए कुछ रख के दिखाता हूँ। जैसे इवन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। 2 y की वैल्यू क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे है। तो उस समय x हमको क्या मिलने वाला है, 2/2 मतलब 1 मिलेगा। फिर 4/2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 6/2 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 8/2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब कि हमारा y, अगर मैं, और ये सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये सब तो डोमेन में तो बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा क्या है, x कहाँ से लिया गया है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से ही तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर है और यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर्स है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है और कौन है, 8 है। ठीक, तो अगर मैं y इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 किससे एसोसिएट होगा, 2 की प्री इमेज क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ठीक है, 4 की प्री इमेज क्या मिलने वाली है, 4 की प्री इमेज 2 मिलने वाली है। 6 की प्री इमेज क्या मिलने वाली है, 3 मिलने वाली है। 8 की प्री इमेज क्या मिलने वाली है, 4 मिलने वाली है। इसका मतलब ये हो गया कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की क्या मिलने वाली है, प्री इमेज मिलने वाली है। इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज को आपको लैंग्वेज में लिखना रहेगा। आगे मैं और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो क्लियर होगा आपको। बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों हो, कोई भी फंक्शन जो 1 और प्लस ऑन टू दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, ए 1 ऑन टू फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आई ए इज इक्वल टू एक्स, आई सेट ए पे डिफाइंड है, आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये 1 को किससे जोड़ेगा, 1 से जोड़ेगा, 2 को किससे जोड़ेगा, 2 से जोड़ेगा, 3 को किससे जोड़ेगा, 3 से जोड़ेगा। इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जान लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। 1 मार्क थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, एज वेल एज मैंने रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। अब देखिए कैटेगराइज करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 चेक वेदर द रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो इक्विवेलेंस अगर होना है तो पहले उसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंस होना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन में क्या क्या आना चाहिए, अगर इसमें 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। चेक करिए आया है क्या, 1 1 आया है, 2 2 आया, 3 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 2 आया है और 2 1 आया है, 1 2 आया और 2 1 आया। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सॉरी ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 आया तो 2 1 आ गया तो सिमेट्रिक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 ट्रांजिटिव की बात सोचिए, ट्रांजिटिव में क्या कहता था कि अगर ए बी आया और बी सी भी आया तो किसको आना पड़ेगा, ए सी को आर में आना पड़ेगा, ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर आना पड़ेगा। देखो 1 2 से जोड़ा और फिर 2 आगे किससे जुड़ गया, 1 से। इसका मतलब इसमें क्या आना चाहिए था, 1 1 आना चाहिए था। क्या 1 1 है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब आपसे पूछा गया कि ये बताइए इक्विवेलेंस है कि नहीं, बिल्कुल ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज एन व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा आप दिखा देंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R, BA belongs to R for all A B belongs to A, therefore it is what, symmetric। और इसी तरीके से ट्रांजिटिव वाली डेफिनेशन आपको लिख देनी है कि ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को भी ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है। क्या कहा जा रहा है, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई 1 2 2 1 नॉट टू बी ट्रांजिटिव। कह रहा है कि रीजन बताए क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई देखिए सिंपल बात है कि 1 2 आया, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड कौन बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो क्या क्या आना चाहिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। बट तब देखिए जब 1 2 आया 2 1 आया तो फिर किसको आना चाहिए था, 1 1 को आना चाहिए था। बट 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। यही रीजन आपको लिख देना है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। इसी में देखिए आर पार्ट करके दिया हुआ, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू दिस गिवन बाई ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। ये मैं आपको पिछले आप देख लीजिए लास्ट में अभी जब मैं इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा रहा था तो ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। कहा जा रहा सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। कहा जा रहा नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं 1 की इमेज निकालूं तो 1 की इमेज क्या आएगी, mod ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 आ गया। और अगर मैं -1 की इमेज निकालूं तो वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन में 2 एलिमेंट लिया मैंने, -1 और 1, और वो कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ जा रहा था। ये फंक्शन 1 1 ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि सिंस हम बताएंगे सिंस f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। डेफिनेशन क्या थी 1 1 की, डेफिनेशन थी कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर है तो क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। यहाँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो आ रहा है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब कह रहा है कि ऑन टू है कि नहीं। देखिए ऑन टू बहुत आसानी से मैं आपको बता देता हूँ कि मॉड x का अगर आप ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ हो गया इसका, तो ये जो ग्राफ है 0 के ऊपर ही तो है। अगर इसका रेंज आप अगर लिखना चाहें, इसका रेंज क्या है आपका, 0 टू इन्फिनिटी है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है। लेकिन इसका कोडोमेन कितना है, आप कोडोमेन को जरा देखिए, इसका कोडोमेन R है। इसका कोडोमेन कितना है, R है, ठीक है। तो रेंज क्या कोडोमेन के बराबर आया, देखिए कोडोमेन यहाँ पर लिखा होता है। तो रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब सिंस हम लिखेंगे सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2, देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2, ठीक है, f इज नॉट ऑन 2। इस तरीके से हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है f फ्रॉम n टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। फाइंड वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम इसका 1 1 चेक करते हैं। अगर 1 1 ऑन 2 में से कोई भी फेल हो गया तो इसका मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसकी f ऑफ 1 निकालूं, मैं 1 की इमेज निकालना चाहता हूँ। 1 क्या, देखिए 2 डेफिनेशन दिया गया है, ऑड के लिए पहली डेफिनेशन, इवन के लिए दूसरी डेफिनेशन। तो 1 तो ऑड नंबर है, तो इसकी इमेज क्या मिलेगी, 1 + 1/2, 2/2 मतलब 1 आ गया। चलिए ठीक है। मैं अगर 2 की इमेज निकालना चाहूँ, 2 की इमेज, तो 2 तो इवन है तो सेकंड डेफिनेशन लगेगा, मतलब 2/2 n/2 लिखना है। इसकी भी इमेज कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डोमेन जो आपका क्या है, नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी क्या है आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ डोमेन में मैंने लिया 1, उसकी इमेज क्या मिल गई, 1, और यहाँ पे मैंने लिया 2, उसकी इमेज की भी कितनी मिल गई, 1 मिल गई। इसका मतलब कि डोमेन के 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। इसका ये मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, नॉट 1 1। कैसे लिखेंगे, सिंस f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 बट 1 is not equal to 2, this implies that f is not 1 1। और अगर हमारा f 1 1 नहीं हुआ, इसका मतलब उसके बाइजेक्टिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए आपको ऑन 2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। 3 मार्क्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा सो दैट फंक्शन f फ्रॉम -∞ to 0 से डिफाइंड है -1, 0 में डिफाइंड बाय दिस x बिलोंग्स टू -∞ to 0 इज 1 1 एंड ऑन 2 आपको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा ये x है ना, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, -∞ to 0 में, मतलब x नेगेटिव है। जब x हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो मॉड ऑफ x है वो कैसे ओपन होता है, -x की तरह ओपन होता है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x वो कितना हो जाएगा, x/1 - x, ठीक। अब मुझे 1 1 इसको प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा कि डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लूंगा। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन हमारा क्या है, -∞ to 0, सच दैट मैं क्या लेके चलूंगा, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या लेके चलूंगा, f ऑफ x2 लेके चलूंगा।
चलिए एफ ऑफ x1 कितना आएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, और एफ ऑफ x2 हमारा कितना आएगा, x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x1 x2, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, x2 माइनस क्या मिल जाएगा, x2 माइनस क्या मिल जाएगा, x1 x2 मिल जाएगा। तो माइनस x1 x2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो यही तो डेफिनेशन थी, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम लेके चलते हैं, और अगर हमारा क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2 तो हम कहते हैं एफ इज व्हाट 1 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ इज 1 1। चलिए अब हम इसका जो है कोशिश करेंगे क्या निकालने का, रेंज निकालने का कोशिश करेंगे। तो रेंज देखिए कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। रेंज निकालने के लिए हम लोग x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो x को कलेक्ट कर लीजिए राइट में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए अब हमारा x क्या है, x हमारा लेस देन 0 है ना, अभी आपने कहा कि x हमारा क्या है, लेस देन 0, ये दिया है x हमारा क्या है, लेस देन 0 है। तो हम लिखेंगे कि सिंस x इज व्हाट लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट y अपॉन 1 प्लस वाई इज व्हाट लेस देन 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऊपर वाले क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करेंगे 0 आएगा, और नीचे वाले को 0 से इक्वेट करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे, -1, 0, इधर प्लस इन्फिनिटी है और इधर की तरफ क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। राइट हैंड साइड से ये y के लिए हम लोग साइन स्कीम लिख रहे हैं, तो यहाँ से 0 और 1 के बीच का कोई वैल्यू उठा के इस फ्रैक्शन में पुट करिए। मैं यहाँ से 1 ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव देगा। -1, 0 से कोई वैल्यू ले लीजिए, -1, 0 से -1/2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे ले लेते हैं सपोज -1 के पीछे कुछ भी ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव कहाँ पे मिलना है, -1, 0 से मिलने वाला है। हमें तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए ना, लेस देन 0 चाहिए। मुझे ऐसा y चाहिए जो इस फ्रैक्शन को नेगेटिव बना दे, कहाँ पे मिलेगा, -1, 0 मिलेगा। मतलब y बिलोंग्स टू व्हाट, -1, 0। तो हमारा y का मतलब क्या होता है, रेंज ही तो होता है ना। तो रेंज हमारा कितना मिल गया, -1, 0 मिल गया, और हमारा कोडोमेन कितना, -1, 0। तो सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सिंस रेंज इज इक्वल टू व्हाट, कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, देयरफॉर f इज व्हाट ऑन 2, देयरफॉर f इज व्हाट ऑन 2, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू r-2 एंड b इज इक्वल टू r-1 इफ f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय दिस सो दैट f इज 1 1 एंड on 2, ठीक है। तो 1 1 कैसे दिखाएंगे, हम लोग दो एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है हमारा, a से हम लोग ले रहे हैं, सच दैट क्या लेके चलेंगे हम लोग, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हम लोग लेके चलेंगे। लेके चलिए, f ऑफ x1 कितना आएगा, x1 - 1 अपॉन x2 - 1, सॉरी x1 - 1 अपॉन x1 - 2, x1 माइनस, एक मिनट जरा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, यहाँ से हम लोग इसको रफ कर लेते हैं नीचे वाली चीज़, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ से हमको मिल जाएगा f ऑफ x1 कितना मिलेगा, x1 - 1 अपॉन x1 - 2। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मैं लगा रहा हूँ, बस x को रिप्लेस कर दिया x1 से। f ऑफ x2 कितना मिलेगा, x2 - 1 अपॉन x2 - 2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो क्या मिलेगा, x1 x2 मिलेगा, फिर -2 x1 मिलेगा, फिर -x2 और माइनस क्या मिलेगा, +2। राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, x1 x2 मिलेगा, फिर -x1, फिर -2 x2 और क्या मिलेगा, +2 मिलेगा, ठीक है। +2 कट गया हमारा, ठीक है। x1 x2 से कट गया हमारा, और -2 x1 है, ये इधर आएगा तो या 2 x1 को राइट में ले लीजिए, 2 x1 - x1 क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा, और ये -2 x2 लेफ्ट में ले जाइए, 2 x2 - x2 कितना मिल जाएगा, x1 x2 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, x1 इज इक्वल टू x2। हम लोग क्या लेके चले थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, और हमने क्या शो कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट f इज व्हाट 1 1, f इज व्हाट 1 1, ठीक, f इज 1 1। अब हमें क्या दिखाना है कि ऑन 2 भी दिखाना है, तो ऑन 2 के लिए हम लोग रेंज निकालेंगे इसका। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लेके चलता हूँ, x - 1 अपॉन x - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या मिल जाएगा, xy - 2y इज इक्वल टू x - 1। मैं यहाँ पे x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो x वाला टर्म कलेक्ट कर लेता हूँ, कितना मिल जाएगा, y - 1, और राइट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा, 2y - 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगा 2y - 1 अपॉन कितना हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x हमारा क्या है, रियल है, x हमारा क्या है, रियल नंबर्स है ना, x हम लोग यहीं से तो ले रहे हैं ना, x हमारा क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। तो x हमारा रियल है, तो अगर x को रियल होना है, सिंस x इज रियल, सिंस x इज व्हाट रियल, ठीक है। तो x को रियल होने के लिए y को क्या नहीं होना चाहिए, y को 1 नहीं होना चाहिए, y कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 1। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज नॉट इक्वल टू 1। तो y 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमारा जो रेंज आ गया वो कितना आ गया, r -
1, आर माइनस कितना हो गया 1, ये हमारा क्या आ गया रेंज आ गया। और इसका कोडोमेन कितना है देखिए यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू क्या आ गया कोडोमेन, मतलब फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है। लेट एफ फ्रॉम आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो मतलब सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो गिवन बाय दिस सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए मुझे 1 1 पहले दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, मुझे क्या दिखाना पड़ेगा 1 1 दिखाना पड़ेगा। तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर प्लस सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं एफ ऑफ x2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलने वाला हमको x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से 4 4 कट जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर फैक्टर कर देंगे तो x1 माइनस x2 दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2 और ये क्या मिलेगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2 मिलेगा। लेकिन x1 और x2 जो हमने लिया पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो कभी भी एक पॉजिटिव रियल नंबर और एक नेगेटिव रियल नंबर ये बराबर तो नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि हम भाई आर पॉजिटिव ले रहे हैं ना, जीरो पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे मान लीजिए 3 लिया तो कभी भी दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो एक के आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो कभी भी एक पॉजिटिव रियल नंबर एक नेगेटिव रियल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको हम लोग क्या लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है x1 इज इक्वल टू x2 है, इसका मतलब क्या हो गया एफ हमारा क्या हो गया एफ इज 1 1। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना कि ये हमारा ऑन2 है कि नहीं है। अब देखिए ऑन2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके हम लोग रेंज की बात करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या गिवन हमको x स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। x हमारा क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब इंक्लूडिंग 0। तो इसका स्क्वायर कर दे तो वो भी क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो वो भी क्या आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अपने y बोला है, इसका मतलब y क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी हमारा क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा। क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोडोमेन भी हमारा कितना है 4 टू इन्फिनिटी है, तो हम लोग कहेंगे कि सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देयरफॉर फंक्शन इज वाज ऑन2 फंक्शन। और ये 1 1 और ऑन2 चूंकि दोनों है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलने वाले बाइजेक्टिव फंक्शन बोलने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैंने एक एक पॉइंट को एक एक कॉन्सेप्ट को जो डिटेल में आपको बताया, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये आपको मैंने बता दिया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। बस आपको करना इतना ही है कि अगर आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आई हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट सजेशंस जरूर लिखिएगा ताकि आगे भी लेक्चर्स को मैं प्रोड्यूस कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।